नमस्कार, मैं अजय कुमार। जरा सोच कर देखिए कि किसी के जीवन भर के मेहनत की कमाई उसके बैंक अकाउंट में है। डिजिटल की दुनिया में बैंकिंग से जुड़ने के जितने भी माध्यम हैं, उन सबसे उसका रिश्ता है। एक गलत लिंक उसके फ़ोन पर आता है, वह उस लिंक पर क्लिक करता है और उसकी जीवन भर की मेहनत की कमाई एक ही बार में गायब हो जाती है। उसका बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है। सोचिए, जिसके साथ ऐसा होगा उसे कैसा लगेगा। वह सन्न हो जाएगा, लगेगा कि शरीर में खून बहना बंद हो गया है, गला सूख जाएगा, पसीने आने लगेंगे। पूरी जिंदगी चंद मिनट में एक चक्कर लगा लेगी, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। संभव है कि इससे भी ज्यादा खतरनाक हो। इंटरनेट के तार पर चल रही इस दुनिया में यह सब रोजाना किसी न किसी के साथ घटता रहता है। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड इंटरनेट के जमाने की हकीकत है। इंटरनेट की ताकत को कुछ लोगों के भीतर का जानवर इस तरह से इस्तेमाल करता है कि किसी की जिंदगी की खत्म हो जाए। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कई सारी सतर्क सावधानियों का प्रचार सरकार लगातार करती रहती है, मगर पूरी दुनिया में फिर भी ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया है कि साइबर फ्रॉड से आम लोगों को बचा लिया जाए। बड़े से बड़ा तुर्रम खान, जो साइंस में, फिजिक्स में, फिनांस में, बैंक में विद्वान है, वह भी साइबर फ्रॉड के झांसे में फंस जाता है, क्योंकि साइबर फ्रॉड करने वाले वहां लगातार जाल बिछाते हैं जहां पर हर एक इंसान की कमियां रहती हैं। जैसे किसी के मोबाइल पर यह मैसेज आया कि अगर आप कल तक 10 रुपए का भुगतान नहीं करेंगे तो आपका मोबाइल का सिम बंद हो जाएगा, आपका सिम कार्ड काम नहीं करेगा। आप दूर दराज किसी गांव देहात में रहते हैं, वहां से आप ऑनलाइन ऑफिस का काम करते हैं। आपने सोचा कि अगर सिम बंद हो जाएगा तो ऑनलाइन काम नहीं कर पाएंगे। यहां पर आपके मन में किसी तरह का लालच नहीं है, बल्कि इस बात की ईमानदारी है कि आपको काम करना है, आप काम नहीं कर पाएंगे। अपने भलमनसाहत से आप ईमानदारी से सोचते हैं। आपने भुगतान का सोच लिया और उधर से लिंक आया और आपने देखा कि वह लिंक भी सही है। आप वेबसाइट पर जाते हैं, देखते हैं उसका वेबसाइट भी है। आपने क्लिक किया और आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया, आपका पैसा गायब हो गया। संभव है कि इस झांसे से करोड़ों लोग बच जाएंगे, मगर यह भी संभव है कि सैकड़ों लोग फंस जाए। इस तरह साइबर फ्रॉड की दुनिया काम करती है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C का अनुमान है कि आने वाले अगले साल में साइबर फ्रॉड के चलते भारत के लोग तकरीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा गंवाने वाले हैं। यह कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। दिल्ली सरकार के करीब 2 साल के बजट के बराबर यह पैसा बनता है। गृह मंत्रालय की I4C की रिपोर्ट बताती है कि साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा जरिया म्यूल अकाउंट है। हिंदी में कहें तो खच्चर खाता। ऐसे खाते जो कागज पर होते हैं, बैंक में होते हैं, मगर जिनके नाम से खोले जाते हैं वह व्यक्ति असलियत में वह व्यक्ति नहीं होते जो खाते में लेन देन कर रहे होते हैं। मतलब एक तरह से कह लीजिए तो फर्जी खाता धारक का खाता। बैंकिंग की दुनिया में म्यूल अकाउंट बहुत बड़ी परेशानी बनकर उभरे हैं। देश और दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बन रहे हैं। बायोटेक ने पिछले साल के दिसंबर महीने में भारत में 35 करोड़ बैंक संचालकों को खंगाला था और पता चला कि 55% संचालन वास्तविक खाता धारक नहीं बल्कि तीसरा थर्ड पार्टी कर रहा था। मतलब एक तरह से कहा जाए तो वह फर्जी खाते हैं, कोई दूसरा उनको चला रहा है जिनका केवाईसी उस पर नहीं है। आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमान तिवारी लिखते हैं कि म्यूल अकाउंट की 2 किस्से भारत में विकसित हो चुकी हैं। तमाम लोगों के खातों को म्यूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनसे भुगतान को इधर उधर किया जाता है। ना बैंकों को पता होता है, ना खाता धारकों को। दूसरा किस्म ऐसे खातों की है जिनके खाता धारक फर्जी हैं, जो वित्तीय अपराध के लिए खोले गए हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम की साल 2023 की रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया में म्यूल अकाउंट के जरिए 3.01 ट्रिलियन डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मतलब दुनिया की 47% वित्तीय अपराध में इन्हीं म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा है। गृह मंत्रालय की I4C की रिपोर्ट भारत के बारे में कहती है कि म्यूल अकाउंट के जरिए भारत की कुल GDP, जो तकरीबन 200 लाख करोड़ के आसपास है, उसका 0.7% हिस्सा वित्तीय घोटाले में हड़पे जा सकने की संभावना बनती है। कहने का मतलब यह है कि बैंकों के केवाईसी नियमों और डिजिटल किले में छेद नहीं
बल्कि सुरंगें बन गई हैं जिसे मनी लॉन्ड्रिंग का कारवां गुजर रहा है। गृह मंत्रालय की I4C का अध्ययन बताता है कि साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायतों के अध्ययन से यह पता चलता है कि भारत में जितना साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है उसका आधा हिस्सा कई खातों से होता हुआ चीन, कंबोडिया और म्यांमार में चला जाता है। मतलब चीन, कंबोडिया और म्यांमार से भारत में बहुत बड़े लेवल पर फाइनेंशियल फ्रॉड किए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हर दिन तकरीबन 4000 म्यूल अकाउंट को आइडेंटिफाई करती हैं जिनके जरिए फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है। इसकी भी संभावना दिख रही है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए बहुत बड़े लेवल पर एक देश से दूसरे देश में पैसा पहुंच रहा है। गृह मंत्रालय के I4C का अध्ययन बताता है कि इस साल के मार्च से लेकर के मई के बीच में इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए तकरीबन 350 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए और इन ट्रांजैक्शनों के जरिए करीब 5 करोड़ से ज्यादा पैसा दूसरे देशों में भेजा गया। अब चूंकि क्रिप्टो करेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यह पता नहीं चलता कि क्रिप्टो का मालिक असलियत में कौन है, लेन देन किन लोगों के बीच में हो रहा है, तो इसका मतलब यह बनता है कि यह सारे पैसे गलत कामों में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। संभव है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए बहुत बड़े लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो, मतलब काला धन भेजा जा रहा हो और इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवादी फंडिंग के लिए किया जा रहा हो। गृह मंत्रालय का I4C का अध्ययन यह बताता है कि 1930 नंबर जो गृह मंत्रालय ने जारी किया है, पर जब कॉल करके साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत किए जाने की सुविधा है, इस सुविधा का इस्तेमाल कर जितने लोगों ने फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत की है उनसे यह पता चलता है कि इस साल जून महीने तक, मतलब इस साल जनवरी से जून महीने तक भारत में तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल फ्रॉड में गंवा देने की शिकायत की जा चुकी है। यह केवल उन शिकायतों से आंकी गई राशि है जिनकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। बहुत बड़े लेवल पर फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है, उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो हालत और भी ज्यादा बदतर बन जाएगी और ज्यादा खतरनाक समझ में आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा फाइनेंशियल फ्रॉड में गंवाया जा रहा है। दुबई, हांगकांग, बैंकॉक, रूस में कई ऐसे म्यूल अकाउंट है जहां पर भारत का जो पैसा है वह घूम फिर करके, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड का जो पैसा है वह घूम फिर करके वहां पहुंचता है और उन म्यूल अकाउंट से जुड़े हुए जो ATM कार्ड होते हैं उनसे वह पैसा उन देशों में निकाल लिया जाता है। सरकार ने कंबोडिया, म्यांमार, लाओस जैसे साउथ एशिया के कई ऐसे देश में ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं जहां के कॉल सेंटर से भारत में लोगों के फोन पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कॉल किया जाता है। जब उनकी जाल में कोई फंसता है तो उसका पैसा कई खातों से होता हुआ सीधे इन देशों में चला जाता है और जो म्यूल अकाउंट होते हैं उनके जरिए जो थर्ड पार्टी, जो असली मालिक होती है वो नहीं, जो फर्जी मालिक है वो पैसा निकाल लेते हैं और असली मालिक को दे देते हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि कौन सा अकाउंट म्यूल अकाउंट है यह आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। बैंक की भी इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए जरूरत यह है कि बैंक एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे बैंकों को जब भी किसी खाते में अनयूजुअल ट्रांजैक्शन दिखे, अनयूजुअल गतिविधि दिखे, मतलब यह बहुत ज्यादा पैसा आता हुआ दिखे, बहुत ज्यादा पैसा जाता हुआ दिखे, बहुत दिनों के बाद ऐसे खाते जिसमें किसी तरह का लेन देन ही नहीं हो रहा है, किसी तरह का ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है, वह खाते दिखे कि उसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसकी जांच की जाए। तब संभव है कि म्यूल अकाउंट के बारे में जानकारी हो पाए। सरकारी अधिकारियों का यह भी कहना है कि बैंकों को अपने सिस्टम को अपडेट करना चाहिए, ऐसा सिस्टम विकसित करना चाहिए जिससे जब भी किसी सिंगल इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में मल्टीपल अकाउंट इस्तेमाल किए जाते हैं तो बैंक अलर्ट हो जाएं। बैंक का अलर्ट सिस्टम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तक सूचना पहुंचाए, देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है। कहने का मतलब यही है कि जब भी अकाउंट में अनयूजुअल गतिविधि हो, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो, तो किसी ना किसी तरह से अगर बैंक को पता चल जाए तब यह संभावना बनती है कि फाइनेंशियल फ्रॉड को रोका जा सकता है। साइबर फ्रॉड की दुनिया इतनी ज्यादा बेईमान तिकड़म से भर चुकी है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी बहुत ज्यादा सामने आ रही है। फोन कॉल, व्हाट्सएप नंबर, मैसेज या किसी भी तरीके से अनजान नंबर से फ्रॉड करने वाले संपर्क करते हैं और वह बताते हैं कि वह सरकार के बड़े संस्थान जैसे कि CBI के अधिकारी हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट डिपार्टमेंट से हैं, RBI के अधिकारी हैं
और विक्टिम के ऊपर, जिसको कॉल कर रहे हैं उसके ऊपर, विक्टिम के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, धोखाधड़ी के, भ्रष्टाचार के गंभीर मामले दर्ज हैं। यह कहते हैं मामले की गंभीरता पर भरोसा दिलाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं और जांच में सहयोग देने के लिए दिल्ली, मुंबई या देश के अन्य बड़े शहरों में उन्हें बुलाने की बात कही जाती है। विक्टिम कहते हैं कि हम काफी दूर रहते हैं, तो विक्टिम से फ्रॉड करने वाले कहते हैं कि वीडियो कॉल के जरिए ही जांच होगी और वीडियो कॉल के जरिए जांच में सहयोग करने के लिए कहा जाता है। और जब विक्टिम वीडियो कॉल करने पर आता है तो उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, गलत लिंक भेज करके मोबाइल को कंट्रोल कर लिया जाता है। धीरे धीरे कई तरह की बातों में फंसा करके लूटने का काम शुरू होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिटेल, कई तरह की जानकारियां इकट्ठी कर ली जाती है और उसके बाद विक्टिम के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। यह धांधलियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। जनवरी से लेकर के अप्रैल 2024 यानी 4 महीने का आंकड़ा यह है, किस तरीके से लोगों के 120 करोड़ रुपए लूटे जा चुके हैं। इस तरह के फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर के अपने मन की बात में कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी व्यवस्था कानून में नहीं है। यह सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह समाज के दुश्मन हैं। जांच एजेंसियां कभी भी फोन कॉल करके या वीडियो कॉल करके ऐसा नहीं करती हैं। तो प्रधानमंत्री जब पेगासस जैसा सिस्टम बनवा सकते हैं, अपने देश में ला सकते हैं, तो प्रश्न यह भी बनता है कि इस तरह के सिस्टम को वो रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। उनकी जो सारा सरकारी अमला है वह इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के फ्रॉड को रोक क्यों नहीं पा रहा है। फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को अगर बड़े ध्यान से देखें तो उसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि पैसा फाइनेंशियल फ्रॉड में गायब हो जाए और फिर पैसा मिल जाए। एक बड़े से जिले में फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड को पकड़ने के लिए एक साइबर सेंटर होता है, जहां पर टेक्नोलॉजी भी बहुत कमजोर होती है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले भी बहुत कमजोर होते हैं। शिकायत करने पर बहुत मुश्किल से शिकायत लिखते हैं और कई दिनों तक दौड़ते रहने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। मतलब जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, जो बुनियादी ढांचा है साइबर फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए, उसे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसमें उस तरह के टेक्नोलॉजी को लेकर के उन्नत किस्म का दिमाग नहीं रहता है जिस तरह का होना चाहिए। कई साइबर सेंटर पर तो जो कंप्यूटर होता है उसके सामने कांस्टेबल बैठे होते हैं। संभावना तो यहां तक जताई जाती है कि भारत में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर नेता, प्रशासनिक अधिकारी, चोर उचक्के सब आपस में मिलकर के साइबर फ्रॉड का कारोबार कर रहे हैं। जानकारी सबको होती है मगर लूट का पैसा सब में बंटता है, इसलिए इस तरह के गठजोड़ टूट नहीं पाते हैं। उनका कारोबार धीरे धीरे बहुत बड़ा बनता चला जाता है, उसका जाल बहुत ज़्यादा फैल जाता है। देश विदेश में केंद्र बना करके वो फाइनेंशियल फ्रॉड की दुनिया में घुस जाते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड करने लगते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2017 में साइबर अपराध के करीब 3400 मामले दर्ज हुए थे। साल 2020 में इनकी संख्या बढ़कर के 10,000 के आसपास पहुंच गई। साल 2021 में इनकी संख्या बढ़कर के 14,000 हो गई। साल 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 1,74,000 हो गई और साल 2023 में तो गजब हो गया। साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में साइबर अपराध के कुल 11 लाख से ज़्यादा अधिक मामले दर्ज हुए हैं। मतलब सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति उभर कर सामने आ रही है। अब थोड़ा वैचारिक तौर पर इस पर सोचे तो यह निकल करके आता है कि दुनिया के पूरे इतिहास से जब हम गुजर कर देखते हैं तो हम महसूस कर पाएंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना दुनिया के पूरे इतिहास यात्रा में एक बहुत ही अलग ज़माना है। इंसान के भीतरी जीवन से लेकर के बाहरी जीवन तक, राजनीति से लेकर के सत्ता तक, समाज से लेकर के अर्थव्यवस्था तक, विज्ञान से लेकर के किसी भी क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में सब कुछ पहले के मुकाबले बहुत गहरे तौर पर बदल रहा है। परिवर्तन बहुत गहरे तौर पर बहुत तेज गति से हो रहा है। डिजिटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने को मुश्किल से 10 से 20 साल भी नहीं हुए हैं, मगर फिर भी इसका असर बहुत ही ज़्यादा गहरा दिख रहा है और इतना ज़्यादा परिवर्तन दिख रहा है जो शायद पिछले 100 साल के मुकाबले भी ज़्यादा है। थोड़ा सोच कर देखिए, जब डिजिटल का ज़माना नहीं था
तब दुनिया का पूरा बैंकिंग नेटवर्क कैसा होगा। और आज दुनिया का बैंकिंग नेटवर्क कैसा है। आप घर के किसी कोने में बैठे रहते हैं और देश और दुनिया के किसी इलाके से आपके खाते में पैसा चला आता है। आपकी जेब में 5 रुपए नहीं है, मगर गूगल पे, फ़ोन पे, इंटरनेट बैंकिंग के सहारे आप हजारों और लाखों रुपए का बाजार कर लेते हैं। आप गांव देहात में बैठ करके दुनिया की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई मिडिलमैन नहीं है, बैंक में किसी तरह की लाइन नहीं लगानी है और पैसे के लेन देन का काम आसानी से हो जा रहा है। मगर ऐसा भी होता है, किसी एक गलत लिंक पर क्लिक करने से जीवन भर का कमाया गया पूरा पैसा, जो मेहनत से कमाया गया है, कई खातों से गुजरता हुआ न जाने किस देश में चला जाता है। साइबर फ्रॉड की घटनाएं किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। केवल कल्पना करने के लिए कह रहा हूं, कल्पना करके देखिए, दुनिया का पूरा बैंकिंग नेटवर्क डिजिटल टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, इंटरनेट पर मौजूद है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के पता नहीं किस किस तरह का जमाना आ रहा है। तकनीक के मामले में दुनिया वहां तक पहुंच गई है कि अगर आने वाले समय में यह खबर सुनाई दे कि टेक्नोलॉजी ने दुनिया के पूरे बैंकिंग नेटवर्क को बर्बाद कर दिया है, तब क्या होगा। एक ही लम्हे में पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी, पूरी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी। यह मैं कल्पना करने के लिए कह रहा हूं। आप सबको भी पता है कि यह कल्पना बेबुनियाद कल्पना नहीं है। सरकार जिस तरह से इस पे काम कर रही है और जिस तरह के एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल साइबर हमले बढ़ते जा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि सरकार को इस पर जितना ध्यान देना चाहिए इसको रोकने के लिए, उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शुक्रिया।